हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल ऑन फ्यूचर डिफेंस एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आप सभी का स्वागत है फ्यूचर डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां पर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का सेशन। जी हाँ, अब हमने डिसाइड किया है कि भाई अब हम आगे धीरे धीरे क्लासेस वाइज जो बोर्ड एग्जामिनेशन वाले बच्चे हैं उनको भी हम अपने साथ में अपना जो डिफेंस का सेगमेंट है उसके साथ एकेडमिक्स को भी हम प्रॉपरली क्या करेंगे, साथ में गाइडलाइन देंगे। और इस गाइडलाइन की शुरुआत हमने 12th क्लास के सिलेबस से किया। 12th क्लास में वी आर नॉट गोइंग टू डू एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा, हमें कुछ भी नहीं करना है। हमारा सबसे पहला फोकस होगा एनसीईआरटी। जी हाँ, एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हम उनको फोकस करेंगे। प्लस में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग हम उसको क्या करेंगे, देखेंगे कि किस तरीके से उसको जनरेट करना है, किस तरीके से हमें अप्लाई करना है, क्या हमारे पेपर पैटर्न्स रहेंगे, क्या हमारा एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा, कैसे हमें सिलेबस को रिवाइज करना है, किस तरीके से हमें हमारी क्वेश्चनेयर्स तैयार करने, ये सारा कुछ अब यहाँ से शुरू होने वाला है। दिवाली ऑफर आ रहा है, तो दिवाली के साथ हमारी तरफ से एक छोटा सा ये नया हम लोग सेगमेंट स्टार्ट करें जिसमें क्लास 12th का डेली क्लासरूम रहेगा और इसमें हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे 12th क्लास के चैप्टर्स को। अब जहां तक हम बात करते हैं, हम अच्छे से जानते हैं हमारी 12th क्लास में 2 बुक्स लगती हैं और दोनों बुक्स के जो चैप्टर्स हैं वो बहुत ही ईजी हैं, कोई टफ चैप्टर्स नहीं है। अगर मैं उनको टफ बोल दूंगी तो फिर उससे ज्यादा ईजी ज्योग्राफी का मटेरियल आपको कहीं नहीं मिलने वाला। सबसे आसान, सबसे ईजी, क्योंकि फायदा क्या है, आप एक बुक को पढ़ लीजिए, दूसरी बुक ऑटोमेटिक आपको तैयार हो जाती है, क्योंकि सिर्फ खेल किसका है, सिर्फ खेल है डाटा का। डाटा यानी कि एक में आपको इंडियन का डाटा यूज करना है और एक में आपको वर्ल्ड लेवल का डाटा याद करना है, बाकी कुछ नहीं। और याद भी कैसे करना है, छोटी सी ट्रिक है। क्या याद करोगे आप याद करोगे शुरुआत के 5 और एंडिंग के 5। बस डाटा हमारा यही होता है हमारे पास में। अगर हमें किसी चीज के बारे में ये प्रूफ देना है कि हम जो आंसर लिख रहे हैं वो क्यों ऑथेंटिक है, वो क्यों सही है, तो उसका एक ही तरीका है सही करने का, और वो तरीका है आपका कौन सा, कि आप लेटेस्ट डाटा के साथ अपडेट रहे। लेटेस्ट नहीं तो एनसीईआरटी में जो भी डाटा है कोई मना नहीं कर सकता कि आप उसको नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। क्योंकि देखिए, जो अफोर्ड कर पाते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कोचिंग्स को या किसी भी चीज को, या हाई फाई जाके वो किसी बढ़िया कोचिंग में बैठे हैं और वहां पर ले, या मोबाइल उनके पास अच्छा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो हर बच्चा फोकस तो किसको करेगा, एनसीईआरटी की बुक को। उसके लिए सबसे पहले प्रेफरेंस ही होती है एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं हमारी, अब अलॉन्ग विद एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे हैं जो हमारी अभी लगी, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे लिए जरूरी है कि हम अपना भी बेसिक वहीं से रखें, क्योंकि पेपर तो सेट होगा किसके अकॉर्डिंग, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एनईपी के अकॉर्डिंग। तो बस बात खत्म हो गई। तो हमें फोकस करना है हमारी कोर्स बुक पे, और इसके अलावा हम एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करेंगे। जो भी आपकी बुक में डाटा है भाई, जैसे कि मान लीजिए लेटेस्ट बुक्स जो आई हैं अभी, जो लेटेस्ट पब्लिकेशन में है, लेटेस्ट एडिशन आया, उसके अंदर अपडेटेड होगा। लेकिन किसी बच्चे ने मान लीजिए हैंड बुक्स हैं उसके पास में और उससे वो पढ़ रहा है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता और सारी बुक्स एकदम से मार्केट में अवेलेबल हुई, सब में डाटा चेंज है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कई जगहों पर नई बुक्स में भी पुराने डाटा को रखा गया जो पहले पब्लिश हो गई थी या बाद में फिर उनको चेंज किया गया। तो ऐसे में वो बच्चा क्या करेगा, ऐसे में वो बच्चा उसी डाटा को याद करेगा जो उसको याद करना चाहिए। तो बस सिंपल सा फंडा है, हमें इसी पे फोकस करना है। तो चलिए, सबसे पहले आज हम जो चैप्टर ले रहे हैं वो चैप्टर है हमारा माइग्रेशन, सबसे आसान चैप्टर। ये इस बुक का इतना आसान चैप्टर है कि मेरा ये मानना है कि इससे ज्यादा आसान चैप्टर 12th की बुक में हो ही नहीं सकता। और सबसे आसान इसलिए क्योंकि हम रोज अपनी लाइफ में इसको फील करते हैं, देखते हैं, इवन हम खुद भी कई बार इसका पार्ट बन जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज ऑल अबाउट माइग्रेशन, इट्स टाइप्स, इट्स कॉजेज एंड कॉन्सिक्वेंसेज। टाइप्स की बात यानी उसके प्रकार क्या होते हैं, कॉजेज यानी उसके कारण क्या है कि भाई किस वजह से लोग माइग्रेशन करते हैं, और थर्ड है कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि उसके नतीजे, कुछ अच्छे और कुछ बुरे। हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज 2 फेसेस। तो सिंपल सी बात है, हर चीज जब भी होती है उसके 2 चीज तो लेके चलिए, एडवांटेजेस भी और डिसएडवांटेज। हर चीज का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हमें तो दोनों ही लेने पड़ेंगे क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। भाई ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही ऐसा है जो मजेदार सब्जेक्ट है, सबसे खतरनाक तो है, लेकिन अगर आप इसकी डेप्थ में, गहराई में चले जाओ तो ये साइंस को, इकोनॉमिक्स को, हर एक सब्जेक्ट को क्या करता है, कवर कर देता है। क्योंकि आज हम कहीं पर भी कोई बिजनेस भी खोलना चाहते हैं तो हम उसकी लोकेशन देखते हैं, वहां चीज कौन सी है, डिमांड, वहां का क्लाइमेट हम देखते हैं, वहां पे हमारी सुटेबिलिटी देखते हैं। तो क्या कर रहे हैं हम, ज्योग्राफिकली तो चीजें देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है सबसे पहले हमारे माइंड में कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म माइग्रेशन। भाई टर्म माइग्रेशन से आप क्या समझते हो। माइग्रेशन जिसे हिंदी में कहा जाता है प्रवास, प्र प्लस वास, यानी वास करने से पहले का जो मूवमेंट होता है, यानी कि माइग्रेंट यानी कि इधर उधर भटकना, इधर उधर जाना किसी भी वजह से।
अब वजह कोई भी हो सकती है, लेकिन आप उठे, आपने कहा चलो आज शाम को घूमने चले जाता हूँ, दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइग्रेशन। अगर आप एक गांव को छोड़ के दूसरे गांव में जॉब के लिए जा रहे हैं, दैट इज ऑल्सो माइग्रेशन। आप पूरा ही छोड़ के इंडिया से बाहर किसी कंट्री में सेटल हो गए, वो भी एक माइग्रेशन है। अब जॉब की वजह से क्या हो गया, एजुकेशन की वजह से अगर माइग्रेशन, मतलब जा रहे हैं अपने शहर को छोड़ के दूसरे अच्छे शहर में, तो वो भी एक तरह का क्या है, माइग्रेशन। माइग्रेशन हमारा सुबह से लेकर शाम तक में रोजमर्रा की जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अप डाउन करना, यानी जॉब के रिगार्डिंग जो लोग होते हैं कि भाई उनकी गांव में पोस्टिंग होती है गवर्नमेंट जॉब में, या फिर जैसे दिल्ली जैसे बड़े शहरों में बात कर लेते हैं कि भाई दूसरे शहर के एक कोने में ऑफिस है, तो वो क्या कर रहे हैं, अप डाउन, तो इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ माइग्रेशन। वो भी तो माइग्रेशन ही तो हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह ना। भाई सिंपल सी बात, जब भी आप किसी भी कॉज रीजन की वजह से एक जगह से दूसरी जगह क्या कर रहे हो, मूवमेंट कर रहे हो, तो वो क्या कहलाता है, माइग्रेशन कहलाता है। अब बात आती है, इसमें एक वर्ड एडेड हो जाता है, सेटलमेंट। जी हाँ, आपका पर्पज अगर सेटलमेंट है तो माइग्रेशन थोड़ा सा टफ हो जाता है, वरना माइग्रेशन तो बैग उठाया एक क्लासरूम से दूसरे क्लासरूम गए तो भी क्या हो गया, माइग्रेशन हो गया। तो इसका मतलब जब हम सेटलमेंट पर्पज से क्या करते हैं, कहीं पर सेटल होने के लिए, या कहीं पर हमारी रीजन है कि कुछ लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए हमें क्या करना पड़ रहा है, उस जगह पर रहना पड़ रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। माइग्रेशन में सेटलमेंट जो होता है वो दो तरह का होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो दो तरह का सेटलमेंट होगा, एक होगा आपका परमानेंट सेटलमेंट और एक होता है आपका टेम्पररी। अब बात करें अगर परमानेंट की और टेम्पररी की, वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जहां पर आप हमेशा के लिए रह गए वो आपका कौन सा सेटलमेंट है, परमानेंट सेटलमेंट है। और जहां पर आप कुछ समय के लिए रहे हो तो वो कौन सा सेटलमेंट है, टेम्पररी। फॉर एग्जाम्पल परमानेंट को अगर हम चाहें तो लॉन्ग टर्म लिख सकते हैं या फिर लाइफ टाइम लिख सकते हैं ना, भाई हमेशा के लिए या बहुत लंबे 10-12 साल तक के लिए। और वहीं पर टेम्पररी की बात करें तो ये हो जाता है शॉर्ट टर्म, यानी कुछ समय के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है भाई अकॉर्डिंग टू जॉब या इन सब की वजह से। तो आगे चले नेक्स्ट पे, तो आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से कि माइग्रेशन किसे कहते हैं या प्रवास किसे कहा जाता है। अब ह्यूमन माइग्रेशन क्या होता है, देखो माइग्रेशन पक्षी भी करते हैं, माइग्रेशन जानवर भी करता है, माइग्रेशन हर जना करता है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जो माइग्रेटरी नहीं है। पेड़ भी माइग्रेशन करते हैं, उनके सीड्स इधर से उधर जाते हैं और वो नई जगह पर उगते हैं, वो भी उनका क्या है, एक तरह का माइग्रेशन ही तो है। हाँ, सोचने को सोचे वो माइग्रेशन थोड़ी ना, वो तो डिस्पर्जन है, सीड का डिस्पर्जन हुआ और प्लग ग्रोथ हो गई। अरे भाई माइग्रेशन तो हुआ, चाहे वो किसी भी वजह से गया, माइग्रेशन तो उसका हो गया। तो ह्यूमन माइग्रेशन जो हमें पढ़ना है अपनी बुक के अंदर, वो है ह्यूमन माइग्रेशन। ह्यूमन माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी इसमें सबसे पहला कंसंट्रेशन कौन से वर्ड पर है, पीपल पे, लोग, यानी हम, जीवंत आत्माएं जो यहाँ पर धरती पे वास करती हैं, और उनको क्या करना होता है, मूवमेंट करना होता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर द पर्पस ऑफ स्टेइंग परमानेंटली और टेम्परली इन अ न्यू प्लेस। यानी ज्योग्राफिकल एरिया देखा, वहां पर हमने हमारी सूटेबिलिटी देखी, यानी हमने देखा कि भाई हमें सारी चीजें अवेलेबल हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, और फिर हम वहां पर अपना क्या करते हैं, बसेरा लगाते हैं, यानी सेटलमेंट करते हैं, हम वहां पर निवास करना शुरू करते हैं। और फिर क्या होता है, फिर बिंदास, या तो वो परमानेंट होता है और या फिर वो टेम्पररी होता है। परमानेंट है तो आजीवन आप वहां रहेंगे, मृत्यु पर्यंत तक, और या फिर टिल लाइफ एंड तक, और या फिर टेम्पररी है कि भाई आप जिस पर्पज से गए थे, मान लीजिए आप बिजनेस के पर्पज से गए, आप एजुकेशन के पर्पज से गए, जॉब पर्पज से गए, बाकी जिस पर्पज से गए उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, वो सेटलमेंट कहलाएगा। तो माइग्रेशन में ह्यूमन का माइग्रेशन कब होता है, मानव प्रवास कब होता है, जब वो एक जगह से दूसरे स्थान पर क्या करता है, मतलब विचरण करता है, यानी वो चल जाता है, और उसका पर्पस, उसका जो उद्देश्य होता है वो होता है वहां पर निवास करना, या तो वो परमानेंट यानी कि आजीवन होगा, और या फिर कुछ समय के लिए यानी कि टेम्पररी बेस्ड होगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे हम, व्हाट यू मीन बाय माइग्रेंट। अब माइग्रेंट कौन होता है, प्रवासी। प्रवासी कौन होगा, माइग्रेंट कौन होगा, वो व्यक्ति जो माइग्रेट कर रहा है। यानी कि मैं आज अगर बीकानेर छोड़कर जयपुर जाऊंगी तो मेरा मैं क्या हूं, माइग्रेंट हूं। यानी जो भी व्यक्ति अपनी स्थान से दूसरे स्थान पर क्या कर रहा है, जा रहा है, अ पर्सन हु इज मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दैट पर्सन इज नोन एज माइग्रेंट। तो उस व्यक्ति को हम क्या बुलाते हैं, माइग्रेंट बुलाते हैं, प्रवासी बुलाते हैं। अब इनका मेन पर्पस क्या है, देखो यहाँ पर दो वर्ड दिए, बेटर लिविंग कंडीशन। तो यानी उसका उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव है बेटर लिविंग कंडीशन, यानी वो अपनी उस जगह से, जिस जगह पर फिलहाल वो है, उसका क्या है, सेटिस्फाई नहीं है,
अब जैसे कुछ लोग पढ़ाई के लिए जाते हैं छोटे शहरों को छोड़ के बड़े शहरों में, क्या कहते हैं यार यहाँ पर अच्छी कोचिंग्स नहीं है, यहाँ पर अच्छे टीचर्स नहीं मिलते, यहाँ पर अच्छा मतलब मान लो या तो फिर ये बहुत ही रिमोट एरिया, यहाँ पर हमें कोई चीजें अच्छे से अवेलेबल नहीं हो रही है, स्टडी मटेरियल्स नहीं मिल पाते हैं टाइम पर, हम लोग या तो हमारा इतना ज्यादा दूर है कि एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचने में टाइम निकल जाता है, बाहर निकलने के लिए 2-3 दिन पहले जाना पड़ता है। ऐसे में हर एक जो रीजन है जो उसको कहता है अच्छी जगह पर जीवन जीना है भाई, अपने जीवन का स्तर सुधारना है, हमें हमारा इंप्रूवमेंट करना है लाइफ के अंदर, तो वो क्या करता है, माइग्रेशन करता है। ठीक है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाता है, प्रवासी यानी माइग्रेंट कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं। अब माइग्रेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। जो माइग्रेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, यानी प्रवासी भी भाई 2 तरह का होगा, एक ऐसा होगा जो हमेशा के लिए करेगा और एक ऐसा होगा जो थोड़े समय के लिए, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए, जॉब के लिए, या फिर शादी हुई थी घूमने के लिए चले गए थे, कुछ 6 महीने वहीं पर रह गए, थोड़ा मन कर गया अब्रॉड निकल गए। ठीक है, तो जैसे परमानेंट इमिग्रेंट और इमिग्रेशन बाय लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। अब इसके हिसाब से 2 तरीके से हमारे डिवाइड किया जाता है। अगर एक पर्सन की प्लेस ऑफ बर्थ डिफर्स फ्रॉम दैट द डॉक्यूमेंटेड अक्सेंसेस ही कॉल्ड परमानेंट। मान लीजिए उसकी जो डॉक्यूमेंट्स तैयार है, जैसे आजकल हमारे आधार कार्ड ये सारे क्या है, हमारे डॉक्यूमेंट्स हो चुके हैं प्रूफ कि हम उस जगह से क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं। अगर उसका जो ओरिजिन प्लेस है यानी जहां उसका जन्म हुआ है, यानी ये लिखा है इफ अ पर्सन्स प्लेस ऑफ बर्थ, उसका जन्म का स्थान अगर उसके डॉक्यूमेंट से अलग होता है और वो वहां पर है, तो वो क्या होगा, परमानेंट इमिग्रेंट कहलाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार जो पॉपुलेशन थी उसका ग्रुप था 307 मिलियन, यानी 30% लोग ऐसे थे। 2011 के अंदर जो शेयर था वो 36.7 होकर बढ़ गया कि लोगों का उनका जन्म स्थान उनके निवास स्थान से बिल्कुल क्या था, अलग था। ठीक है, आते हैं यहाँ पर इमिग्रेशन बाय लास्ट प्लेस। अब इफ अ पर्सन लास्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस इज डिफरेंट फ्रॉम द सेंसस प्लेस, यानी अब उसने मान लीजिए जनगणना हुई थी, पिछले 10 साल से वो वहां पर रह रहा था और वो फिर उसके जन्म स्थान से अलग है, तो फिर वो जगह उसकी क्या हो जाएगी, इमिग्रेंट फ्रॉम हिज फर्स्ट प्लेस ऑफ रेजिडेंस। तो उसकी जो पहली प्लेस होती है वहां से उसको अलग कर दिया। यानी कि एक सिंपल सा, या तो आपका जैसे आधार कार्ड है, जैसे स्पेशली अगर हम बात करें आर्मी के जो लोग होते हैं और उनकी पोस्टिंग आती रहती है बार बार, तो वो अपने ये थोड़ी ना हर बार आधार कार्ड में अपना चेंज करवाते रहेंगे, तो वो बेसिकली अपने आधार कार्ड में और अपने वोटिंग के लिए सब चीजों के लिए अपने गांव को प्रेफर करते हैं कि चलो एक रीजन से भी हमें बीच में भी गांव जाने को मिल जाएगा। तो वो उनका हो गया परमानेंट टाइप का कि वो वहीं पर मिलेंगे। और एक होता है पिछले 10 सालों से आप जहां पर रह रहे हैं, वो आपका क्या होता है, बन जाता है एक परमानेंट इमिग्रेंट। तो आप वहां के या तो निवासी हो गए, जैसे अकॉर्डिंग टू द 2011 में लगभग 5.36 करोड़ जो लोग थे इमिग्रेंट्स थे इसमें, जो कि समवेयर कहीं और रह रहे थे और उनका पिछला रेजिडेंस क्या था, कुछ और था, गांव से कहीं और बिलोंग करे, लेकिन 10 साल हो गए, उनकी जनगणना कहां पर हो रही है, शहर में हो रही है, तो बस वो उसके रेजिडेंस कहलाएंगे। 2001 की जो जनगणना हुई थी उसमें लगभग 315 मिलियन जो लोग थे इमिग्रेंट थे इस ग्रुप के अंदर, यानी कि लगभग 31% लोग इसमें आए थे। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन। 2 तरह के माइग्रेशन होते हैं, एक होता है नेशनल और एक होता है इंटरनेशनल। इसको हम एक और तरीके से भी कर सकते हैं, इंटरनल और इंटरनेशनल। इसको अगर आप चाहो, जैसे इंटरनल वाला है तो आप इसको 2-3 वर्ड और दे दो, डोमेस्टिक भी बोल सकते हो, ठीक है, और इसको नेशनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। और इंटरनेशनल तो वर्ड एक ही है कि भैया बाहर ही निकल गए। अब इंटरनल माइग्रेशन का मतलब है आप अपने ही देश के अंदर घूम रहे हो, समझ गए, अपने ही देश की बाउंड्री के अंदर घूम रहे हो। आप बीकानेर से जयपुर चले गए, जयपुर से आप कोलकाता चले गए, कोलकाता से आप मुंबई चले गए, लेकिन आप कहाँ घूम रहे हैं, भारत में ही घूम रहे हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक का ये पूरा जो टेन्योर है, इसमें आप विद इन बाउंड्री है अपने देश की, तो वहां पर क्या होगा, वो कहलाएगा इंटरनल माइग्रेशन, यानी आप अपने देश में ही हो, देश की बाउंड्री के अंदर हो। ये इंटर स्टेट भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है, यानी गांव शहर से शहर में भी हो सकता है, और एक पूरे शहर को यानी एक डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आप दूसरी डिस्ट्रिक्ट में, या एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में, राज्य में चले गए, वो क्या कहलाता है, हमारा इंटरनल माइग्रेशन। और दूसरा आता है इंटरनेशनल, नाम से पता लग रहा है भैया जो देश में नहीं है, देश की बाउंड्री को छोड़ा और कहाँ मूवमेंट किया, जी हाँ, हमने मूवमेंट कर दिया सीधा, कहां पर, हमने सीधा मूवमेंट किया है बाहर। बाहर कहाँ चले गए, अमेरिका चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कनाडा चले गए, भैया कहीं भी चले गए, न्यूजीलैंड चले गए, जिम्बाब्वे चले गए, कहीं पे भी चले गए, बस अपना देश छोड़ दिया हमने, वो कहलाता है इंटरनेशनल यानी अंतरराष्ट्रीय प्रवास। तो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय या फिर आंतरिक
और बहा है, ये दो तरीके के बन जाएंगे आपके माइग्रेशन यानी प्रवास। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। अब स्ट्रीम का मतलब होता है धाराएं, कि भाई एक व्यक्ति कितने प्रकार से माइग्रेशन कर सकता है, प्रवास कर सकता है, कितने प्रकार से कर सकता है आप सोच के बताएं। भाई एक तो वो होता है मैं अपने घर से दूसरे घर गई, माइग्रेशन हो गया, ठीक है। मैं अपने गांव से दूसरे गांव गई, वो माइग्रेशन। तो धाराओं के अंदर 4 धाराएं दी गई, R2R, R2U, U2U और U2R। अब आप कहेंगे ये क्या है मैम, तो नाम लिखे हुए, रूरल टू रूरल यानी ग्रामीण से ग्रामीण, गांव से कहाँ चले गए गांव, भाई मान लो छोटा सा गांव है सूरतगढ़, सूरतगढ़ से आप कहाँ चले गए, छोटा सा कोई पास का गांव देख लीजिए, नापासर या ऐसे कुछ। तो 2 गांव थे, उनमें से एक ने वहां, जैसे मैक्सिमम क्या होता है लड़कियों की शादी वगैरह होती है तो उनको पास के ही गांव में अपने ही शहर में दिया जाता है। तो उस समय उनका जो माइग्रेशन हो रहा है वो कहाँ हो रहा है, गांव से गांव। गांव में पहले ये प्रणाली थी भाई पास में देना या अपने यहीं पर ही रखना है, या फिर भाई पास वाले गांव में दो ताकि लाने ले जाने में दिक्कत ना हो। तो ये कहलाता है रूरल टू रूरल यानी गांव से गांव का माइग्रेशन। दूसरा आता है रूरल टू अर्बन, गांव से शहर की तरफ आप चले गए, यानी आपने माइग्रेशन किया किस बेस पर, आपने माइग्रेशन किया इस बेस पर कि भैया मुझे पढ़ाई करनी थी अच्छे से, तो गांव में तो मेरा स्कूल से 10वीं तक का था, क्या करता आगे पढ़ाई तो करनी है, तो मैंने छोड़ा गांव और कहाँ चला गया, शहर की तरफ आ गया। तो शहर में आप आए, अब शहर कोई भी हो सकता है, जयपुर, कहीं भी आप जा सकते हैं। ये अर्बन का मतलब सिर्फ आपका स्टेट नहीं, अर्बन का मतलब आप पढ़ने के लिए दिल्ली भी चले गए अपने गांव को छोड़ के, तो वो क्या कहलाएगा, रूरल टू अर्बन हो गया। दूसरा तीसरा आता है अर्बन टू अर्बन यानी U2U। U2U यानी कि शहर से, एक शहर से दूसरी शहर। अब आपने स्टेट ही छोड़ दिया, राजस्थान छोड़ के आप सीधा ही कहाँ चले गए, मुंबई चले गए, तो ये अर्बन टू अर्बन है। अब वहां के किसी शहर, मतलब शहर से शहर की बात करूं तो जयपुर अच्छा शहर है, जोधपुर अच्छा शहर है, यहाँ पर तो उन दोनों में से आप किसी एक स्थान पर थे, वहां से छोड़ा, अच्छी जॉब मिल रही थी, आप बैंगलोर चले गए, तो ये आपका क्या हो गया, शहर से शहर की तरफ माइग्रेशन हो गया। 2 तरह का हमने बात की ना भाई, अपने स्टेट में भी हो सकता है और इंट्रा स्टेट भी हो सकता है। और तीसरा आता है अर्बन टू रूरल, ये वैसे बहुत ही रेयरली होता है, आजकल के टाइम में बहुत कम हो रहा है। पहले ये कब होता था, खासकर जो आर्मी वाले लोग होते हैं या फिर जो लोग गवर्नमेंट जॉब्स में होते थे, जब उनका रिटायरमेंट हो जाता था तो उनका फोकस होता था कि यार अब शहर की जिंदगी बहुत जी ली, अब वापस अपने गांव चलते हैं, खेत वेत हैं, वहां पर अपनी जिंदगी सुकून से काटेंगे और खेती वेती भी देख लेंगे, गांव की पुश्तों की जमीनें पड़ी है। अब आजकल थोड़ा सा चेंज हो गया सिनेरियो, लेकिन फिर भी होता है। जैसे हम आर्मी वालों की बात करें तो आर्मी वालों का यही होता है कि आफ्टर रिटायरमेंट दे प्रेफर टू गो टू देयर विलेजेस, वो ज्यादातर अपने गांव में जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहां की जमीन जायदाद वगैरह है, पुश्तैनी घर है, मकान है, लोग उनके रिवाज वाले, उनके साथ वाले, तो वो कोशिश ये करते हैं कि यार जब भी रिटायरमेंट हो जाएगा तो नौकरी छोड़नी है और उसके बाद कहाँ जाना है, अपने गाँव। तो वो लोग शहर को छोड़ के क्या करते हैं, गाँव की तरफ मूव करते हैं। और या फिर हम कुछ ऐसे लोगों की बात कर लें जो रोजमर्रा के कौन है, मजदूरी करने वाले होते हैं। अब वो लोग क्या करते हैं, किसान होता है, उसने क्या किया, पहले गया शहर के अंदर, मतलब काम नहीं था खेती के अंदर तो शहर में आ गया, शहर से वापस कहाँ चला गया, जब उसे पता लगा भाई खेत फसल पकने वाली है, यहाँ मेरा काम हो गया, 2-3 महीने निकालने थे निकाल लिए, अब वापस गाँव जाना है क्योंकि गाँव में बहुत सारा काम है खेती का। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो क्या करेगा, शहर से कहाँ चला गया, गाँव की ओर चला गया। तो यहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि चारों स्ट्रीम यानी धाराएं क्या कहती हैं। फीमेल इमिग्रेंट्स हैव द हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट, सबसे ज्यादा जो माइग्रेशन होता है उसका औरतों में जो कारण होता है, चाहे वो स्टेट से स्टेट में हो, गांव से गांव में हो, या शहर से शहर में हो, या फिर शहर से गांव में हो, या गांव से शहर की तरफ जा रहे हैं, वो होता है उनका शादी, यानी उनका मेन जो लड़कियों का सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है वो मैरिज की वजह से होता है। लेकिन अगर हम अब करंट सिनेरियो की बात करें तो आजकल लड़कियां पढ़ने लिखने के लिए भी क्या करने लग गई हैं बाहर, क्योंकि आजकल अलाउड हो गया है। पहले गर्ल चाइल्ड को इतना प्रमोट नहीं किया जाता था, बट आजकल लड़कियों को भी बराबर पढ़ाया जा रहा है। बेटा नालायक है, बिठा दो घर में, बेटी अच्छा पढ़ रही है, बेटी को आगे भेजो, भाई बेटी को पढ़ाना है, बेटी को आगे बढ़ाना है, क्योंकि अब सबका जो थिंकिंग प्रोसेस है भारत में बदलने लग गया, उनका सिनेरियो चेंज हो रहा है ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन। इसके अलावा जो ज्यादातर बाकी लोग मेल माइग्रेशन करता है वो कहता है पैसे की वजह से, क्योंकि घर में तंगी है, जॉब अच्छी नहीं है, या फिर जहां पर है वहां काम नहीं है अब ज्यादा, तो मेल जो होता है वो मॉनिटरी बेस पे करता है, यानी वो पैसे के लिए क्या करता है, एक जगह से दूसरे जगह तक जाता है। मोस्ट प्रोबेबली हमने यही देखा है, हमारे दादा परदादा वगैरह जो अपने गाँव को छोड़कर शहरों में आए वो इसीलिए आए कि पैसा अच्छा मिल जाएगा, दूसरा बच्चों की एक अच्छे, अगर मान लीजिए उस गाँव में अच्छा एजुकेशन भी नहीं है तो वो यही सोचते हैं चलो शहर की तरफ ही चलते हैं, बच्चे भी अच्छे से पढ़ लिख जाएंगे और साथ में हमें भी 2 रुपए कमाने का मौका मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रीम्स ऑफ माइग्रेशन। नेक्स्ट आते हैं
अब इसमें थोड़ा सेंसस देख लेते हैं कि कहाँ कौन सा माइग्रेशन ज्यादा है। 2001 की जनगणना के अनुसार ज्यादातर 5 मिलियन जो लोग थे भारत के अंदर वो दूसरी कंट्री से आए, यानी हमारे देश में भी लोग माइग्रेट करते हैं, हम ही खाली नहीं जाते। देखो हमारा देश भी बहुत, कई देशों के लिए हमारा देश भी बहुत बड़ा वरदान है। हम सोचते हैं कि इंडिया में क्या है यार, कुछ भी नहीं है, चलो चलते हैं बाहर चलते हैं, वो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन कई देश जो हमारे अड़ोस पड़ोस में, उनके लिए इंडिया से बेटर ऑप्शन नहीं है। और इंडिया वैसे भी, ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में वास्तव में कुछ नहीं, बहुत कुछ है। लोग आते हैं, अपनी 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वैसे हम देखना चाहें तो फाइनेंशियली किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन वो सिनेरियो हमने ऐसा बना रखा है। तो आउट ऑफ दीज इसमें से 96 जो % लोग हैं वो हमारे पड़ोसी कौन से देश है, बांग्लादेश सबसे ज्यादा आते हैं। अगर आप कोलकाता के साइड जाएंगे तो वेस्ट बंगाल, पहले आपको पता ही है वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश क्या था, एक ही था। 1977 के आसपास, 70 के आसपास शायद उसका, 1917, हाँ शायद ऐसे कुछ उसका बांग्लादेश और विभाजन हुआ था। फिर उसके बाद से बांग्लादेश अलग कंट्री बनी और वेस्ट बंगाल अलग हो गया। तो अब वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश का वैसे तो क्या कहें हम भाई, कनेक्शन तो टूट नहीं सकता, लेकिन वहां से बहुत सारे लोग सालाना हमारे यहाँ पर माइग्रेट होते हैं और जॉब के पर्पज से, बहुत सारे कारण है उसके। पाकिस्तान से बहुत ही कम 0.9 मिलियन आ जाते हैं, नेपाल से 0.5। नेपाल अपने आप में वैसे भी अच्छा खासा देश है, लेकिन ठीक है, लोग जो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, जिनको ज्यादा तरक्की करनी, तो वो क्या करते हैं, इंडिया की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि उनके लिए उनकी अफोर्डेबल कंट्री कौन सी होती है, इंडिया होती है। डन, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं स्पैशियल वेरिएशन इन माइग्रेशन, यानी माइग्रेशन होता है, ये तो हमने देख लिया, माइग्रेशन किसे कहते हैं हमने देख लिया, लेकिन भाई माइग्रेशन हर जगह पे अलग अलग क्यों होता है। भाई हम देखते हैं भीड़ भड़ाका बहुत ज्यादा कहाँ पर है, मुंबई के अंदर है सबसे ज्यादा ना, हाईटेक सिटीज की बात करें। और वैसे अगर हम दूसरे शहरों की बात करें तो वहां हमें ज्यादा माइग्रेशन नहीं मिलता, वहां पर लोग जाना ही नहीं। जैसे राजस्थान का बात कर लेते हैं, तो राजस्थान में लोग आना पसंद कम करते हैं। क्यों? क्योंकि माइग्रेशन के नाम पर यहाँ पर कईयों को हमारा क्लाइमेट सूट नहीं होता, बिकॉज इट्स अ वेरी हार्श। सर्दियों में बहुत ज्यादा सर्दी, गर्मियों में इतनी गर्मी कि जिसकी हद ही नहीं है भाई, पूछो मत। तंदूरी चिकन बन जाए अगले आदमी का, अगर वो रह जाए केरला वाले या ऐसे आ जाए, कश्मीर वाला आ गया तो वो तो कुछ अफ्रीकन टाइप का ही बन के जाएगा हमारे यहाँ से। तो स्पैशियल वेरिएशन जो होता है माइग्रेशन के अंदर, वो बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से शहर हैं या ऐसे कौन से हमारी स्टेट्स हैं, राज्य हैं, जो बहुत ज्यादा माइग्रेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं कि भाई आओ आओ हमारे यहाँ आओ। और कुछ ऐसे हैं जो बहुत कम अट्रैक्शन करते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी स्टेट्स और कौन कौन सी चीजें हैं। भारत के अंदर अनइवन, यानी कि वैसे कहीं पर भी आप जाओगे तो माइग्रेशन कभी एक जैसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर स्टेट के अंदर पॉपुलेशन ही अलग है तो माइग्रेशन ऑब्वियसली क्या होगा, अलग ही होगा। तो माइग्रेशन आना और जाना, इन माइग्रेशन और आउट माइग्रेशन दोनों अलग अलग होते हैं। स्टेट्स जिनमें सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है, महाराष्ट्र सबसे नंबर 1 पे हमारे यहाँ मुंबई महाराष्ट्र आता है, और सबसे ज्यादा मुंबई वाला मान के चलो, लोग वहां जाते हैं, क्योंकि वहां ये कहावत है हर इंसान के लिए काम अवेलेबल है, करने की बस नियत होनी चाहिए। तो बस देखो, तो यहाँ पे 2.3 मिलियन लोग हमेशा माइग्रेट करते हैं दूसरे स्टेट्स वाले। और इसके अलावा फिर है दिल्ली, गुजरात, हरियाणा और अर्बनाइज्ड एरिया, यानी जो अच्छे हाईटेक सिटीज हैं वो अपनी तरफ, जैसे हैदराबाद हो गया, बैंगलोर हो गया, पर्टिकुलर सिटीज जो अपने लिए फेमस है कि वहां जाएंगे तो आपको काम जरूर मिल जाएगा, या आप कुछ ना कुछ तो 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ कर ही लोगे अपना, जहां हो वहां से तो बेहतर रहोगे। और जहां पर हाई आउट माइग्रेंट यानी निकलने वाले ज्यादा कौन है, उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा लोग जाते हैं, बिहार से सबसे ज्यादा जाते हैं, और बैकवर्ड स्टेट्स हैं जैसे कि छोटे मोटे आदिवासी इलाके टाइप हैं जो अभी भी डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, अपने वहां से छोड़ के जाते हैं। अर्बन एग्लोमरेशंस, यानी ये वो अर्बन एग्लोमरेशन क्या होती है, वो सारी चीजें जो शहरों में आपको अट्रैक्ट करती हैं कि भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ तुम्हारी ये तरक्की होगी, हमारे यहाँ तुम्हें ऐसा कुछ मिलेगा। तो अर्बन लार्जली एक्सपेंडिंग, क्योंकि वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि इंटर स्टेट इमिग्रेशन ज्यादा हो रहा है। जैसे ग्रेटर सबसे ज्यादा मुंबई होती है, जहां पर हर साल इन माइग्रेंट्स इतने ज्यादा आते हैं और हर स्टेट से निकल कर जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा यहाँ पे टॉपिक। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉजेज ऑफ माइग्रेशन। भैया अब कॉजेज भी तो होते हैं ना माइग्रेशन के कारण भी तो बने हुए हैं बहुत सारे। अब ऐसा थोड़ी ना माइग्रेशन की भैया मूड हो गया था मेरा, माइग्रेशन कर लिया मैंने, ना जी। यहाँ तक कि पक्षी जानवर भी रीजन से माइग्रेशन करते हैं, तो हम तो इंसान हैं, हम तो बहुत सॉलिड रीजन से माइग्रेशन करेंगे। तो हमारे रीजंस या कॉजेज क्या है, 2 तरह के कॉजेज होते हैं, हमेशा ध्यान रखें, पुश और पुल। पुश का मतलब क्या होता है, धक्का मारना, यानी वो कारण जो हमें मजबूर कर रहे हैं अपनी जगह से धक्का मार के निकालने, जाओ यहाँ से, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे यहाँ रहने का, निकल जाओ यहाँ से, गेट आउट, है ना। और पुल फैक्टर है जो कहते हैं आओ, आ जाओ,
अट्रैक्शन है यहाँ पर, यहाँ आओगे तो तुम्हें ये चीज मिलेगी, ये चीज होगी, ऐसा होगा, वैसा होगा, तुम्हारी जिंदगी सवर जाएगी, तुम्हारी कायनात पलट जाएगी, ऐसे बोलने वाले फैक्टर्स होते हैं पुल, यानी जो अपनी तरफ खींचे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गेट आउट फैक्टर्स जो बाहर निकाले, और ये क्या कहते हैं वेलकम फैक्टर्स जो हमें कहते हैं स्वागत है आपका, आप यहाँ आए और आपका स्वागत किया जाएगा। हालांकि कंडीशन हमेशा सेम नहीं होती है, लेकिन फिर भी रीजन तो रीजन है। तो देखते हैं इनकी डिटेल्स में। अब इनका कंपैरिजन करके देखते हैं भाई पुश फैक्टर्स और पुल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। इनको अपकर्षक और उत्कर्षक कहा जाता है हिंदी के अंदर। तो देखिए दीज आर द फैक्टर्स व्हिच अर्जेस पीपल टू लीव देयर प्लेस। वर्ड आ गया लीव, जो छोड़ने पर मजबूर करे आपको, वो कारण कौन से होते हैं, पुश फैक्टर्स होते हैं। इनमें से कुछ कारण है नेचुरल डिजास्टर, भाई उस जगह पर बाढ़ बहुत आती है, बहुत ज्यादा वहां पर भूकंप आता है, बहुत ज्यादा वहां पर सूखा अकाल हर साल पड़ जाता है, तो बेचारे क्या करें, वहां रहने का कोई फायदा नहीं है, तो वो उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं। पॉलिटिकल और लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स, मान लीजिए बहुत झगड़ा है वहां पर जो नेता लोग हैं वो इतने बेकार है, रोज दंगे फसाद हो रहे हैं, रोज झगड़े हो रहे हैं, रोज लोगों का खून खराब हो रहा है, तो कौन ऐसी जगह पर रहना पसंद करेगा। तीसरा कारण है पॉवर्टी, यानी गरीबी हो सकता है, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, या फिर आप जिस जगह पर रह रहे हो वहां पर आपके लिए अवसर अच्छे नहीं है कि आपको अच्छी नौकरी मिल सके, आपको जॉब मिल सके। इसके अलावा आजकल मॉडर्न एरा में देखो एजुकेशन भी आप ऐड कर सकते हो इसमें, हेल्थ भी इसमें ऐड कर सकते हो, जो सबसे ज्यादा लोगों को क्या करता है, माइग्रेट करने पर मजबूर कर रहा है। अब पुल फैक्टर में देखो यहाँ लीव लिखा है, यहाँ अट्रैक्ट कर दो बस, वो जगह जो सबसे ज्यादा आपको आकर्षित करती, आओ आओ आकर्षक, आ जाओ भाई हमारे यहाँ आओ। इनमें से क्या है, बेटर अपॉर्चुनिटी, एजुकेशन का आपको अच्छा मिल रहा है। दूसरा बेटर हेल्थ फैसिलिटी, आप वहां जा रहे हैं, इलाज अच्छा है, मतलब दवाइयाँ, डॉक्टर वगैरह, आसपास हॉस्पिटल फैसिलिटी सब बहुत अच्छी है, इसलिए हम जा रहे हैं भाई, हमें यहाँ पर दिक्कत हो रही है। सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, भाई इस पढ़ाई के अलावा अगर आप घूमना फिरना चाहते हैं, जैसे आजकल जो चल रहा है ट्रेंड बात कर रही हूँ, आजकल लोग वोकेशनल कोर्सेज के अंदर एंटरटेनमेंट कोर्सेज को भी ऐड करें, जैसे व्लॉग बनाना, यूट्यूब चैनल को चलाना, जैसे अब यूट्यूब पे आजकल क्या हुआ, यूट्यूब पे आजकल क्या चीजें सबसे ज्यादा चल रही हैं, व्लॉग्स में लोग क्या कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, फैमिली के साथ ट्रैवल कर लिया, अकेले चले गए, दोस्तों के साथ एक जगह को लिया, उसको फोकस किया, वहां की अच्छी कुछ पिक्चर्स ली, खुद को उसमें करा प्रमोट और कह दिया भैया हमने तो ट्रैवलिंग किया। अब लगातार लोग व्यूज देख रहे हैं, रील्स बन रहे, गाने पुराने जमाने के गाने लेकर उसके ऊपर सिर्फ आपको अपने होठ लिपसिंग करनी और आपके एक्सप्रेशंस अच्छे हैं, लो आपके लाइक्स धड़ाधड़ बढ़ जाते हैं, होता है ना। तो वो सब क्या है, सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट, तो वो भी आपको क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं कि कहाँ अच्छी पब्लिक मिलेगी जहां पर आपको क्या होगा, ये भी अच्छी चीज है। अगर इसको भी देखें तो आजकल इनकम सोर्स ही मान लो इसको भी, कि भाई ये भी एक तरह का इनकम सोर्स है। आगे चलते हैं, हाई पॉपुलेशन प्रेशर, भाई पुश फैक्टर में और क्या कर सकते हैं, ज्यादा पॉपुलेशन है, अपॉर्चुनिटीज में भाई ज्यादा आपको क्या करनी पड़ रही है, शेयरिंग करनी पड़ रही है। लैक ऑफ बेसिक, वहां पर भाई मैंने जैसे समझा हेल्थ केयर एजुकेशन वगैरह अच्छी नहीं। इधर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द एस्टिमेशन लगभग 38% जो मेल होते हैं वो माइग्रेट करते हैं काम और एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में। सिर्फ 3% औरतें ऐसी हैं जो हमारे देश में मूवमेंट करती हैं इसी रीजन से कि उनको काम के लिए पढ़ाई के लिए जाना पड़ा है। बाकी ज्यादातर जितनी भी हैं 4.2 जो है डाउनफॉल, उनमें गिरावट ही आई है कि अब पिछले कुछ समय से देखा गया कि माइग्रेशन थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि हर स्टेट हर जगह जो है अब वो इम्प्रूवमेंट करने में लगी हुई है। 65% अकॉर्डिंग टू 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग वुमेन माइग्रेंट हुआ था मैरिजेस। मैंने आपको बताया भाई सबसे ज्यादा औरतों में माइग्रेशन का कारण क्या होता है, शादी होता है, ठीक है। वेयरएज 2% ही होते हैं जो सेम रीजन से, यानी लड़कों में शादी की वजह से मूवमेंट करना पड़े, वो 2% है। अब उसकी क्या कंडीशन है, उसकी कंडीशन ये है कि यदि पत्नी किसी अच्छी सरकारी नौकरी में और उसकी पोस्टिंग वहां है, और मान लीजिए साहब जो है यानी कि जनाब जो हैं वो कोई ऐसे ही प्राइवेट काम करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो अपना ट्रांसफर, अगर उनकी कंपनी वहां पर है तो अपना ट्रांसफर उस कंपनी में करवा लेंगे, या फिर अपनी नौकरी छोड़ के कहेंगे भैया मैं भी साथ चलता हूँ, वहां कुछ ना कुछ काम तो मुझे मिल जाएगा, तुम्हारी तो सरकारी नौकरी है तुम तो नहीं छोड़ सकती। तो मेल में बेसिकली इस रीजन से क्या होता है, माइग्रेशन 2% आता है मैरिज की वजह से। दिस माइग्रेशन ऑफ मेल्स मैरिज इज हायर इन मेघालय, लेकिन मेघालय बिल्कुल अलग है, उल्टी कंट्री है भाई, सॉरी नॉट कंट्री, उल्टी स्टेट है हमारी, एक्सट्रीमली सॉरी, स्टेट है जो ये बोलती है कि सबसे ज्यादा माइग्रेशन जो मेघालय में शादी की वजह से होता है लड़कों में, क्योंकि वहां उल्टा रिवाज है, वहां लड़कियां नहीं जाती है ससुराल, लड़के आते हैं ससुराल, ठीक है, माइग्रेशन किया जाता है उनका, और उनकी सारी चीजें जो है कंडीशन सब पहले से सेट होती है। तो इफ यू आर वेरी इंटरेस्टेड तो आप मेघालय जा सकते हैं, ससुराल की आप जितना जीवन काटना चाहें अच्छे से काट सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस। अब देखो कोई भी चीज, जैसे हमने कहा था हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज टू फेसेस,
तो फिर इसका मतलब क्या होता है, फेसिट्स है, तो नेचुरल सी बात है कि अच्छा भी होगा और बुरा भी होगा। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है नतीजे, नतीजे यानी परिणाम, यानी कि हमारे रिजल्ट, और रिजल्ट कैसा हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो देखते हैं क्या होगा इसका रिजल्ट। माइग्रेशन जो होता है वो अनइवन है, पहली बात, हर जगह सेम तो है नहीं, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जहां जिस इंसान को अवसर अच्छे मिलेंगे वो अपनी जगह छोड़ के चला जाएगा। पीपल जो होते हैं टेंड्स टू मूव, वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं लो अपॉर्चुनिटी। क्यों जाते हैं, क्योंकि वहां पर उनको अवसर कम मिल रहे हैं, वहां उनको सेफ्टी नहीं है, और जिस जगह पर जाते हैं वो है हायर अपॉर्चुनिटी वाली, यानी अच्छी वहां अवसर मिल रहे हैं और अच्छी उनको सुविधाएं मिल रही है, सिक्योरिटी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, सुरक्षा मिल रही है। तो रिजल्ट जो होते हैं वो चार तरीके से देखे जाते हैं, इकोनॉमिक तरीके से यानी आर्थिक रूप में, सोशल सामाजिक तौर पे, कल्चरल यानी सांस्कृतिक तौर पे, पॉलिटिकल एंड डेमोग्राफिक, पॉलिटिकल राजनीतिक, और डेमोग्राफिक का मतलब होता है जननांकीय तौर पे। तो अब इनको फटाफट से देख लेते क्या होता है। जैसे पॉजिटिव है, इकोनॉमिक की बात करते हैं, इकोनॉमिक मतलब पैसे के तौर पे, भाई माइग्रेशन किया है, पैसे के तौर पे आपको फायदा और नुकसान क्या होगा। देखो पॉजिटिव चीज क्या होगी कि जब भी आप इकोनॉमिकल करते हो तो लोगों की क्या होता है, एक ही चीज होती है, बच्चों की, भाई भारत में पहला कंसंट्रेशन है, अच्छा पैसा मिल रहा है, दूसरी चीज क्या है कि बच्चों के लिए बेटर हो, तो अच्छी एजुकेशन, अच्छा रहने का स्तर, अच्छी चीजें जो मिल रही है, तो उसकी वजह से वो क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। और माइग्रेशन जैसे ही होता है उनके लाइफ में भी काफी चेंजेस आते हैं। जैसे गांव का बच्चा होता है, वो वहां पर सिंपल लाइफ जी रहा था, बहुत धोती कुर्ता पहन के चल रहा है या फिर कुर्ता पजामा, लेकिन जैसे ही वो शहर में आता है उसका स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, जीन्स पहनना, शर्ट्स पहनना, हेयर स्टाइल चेंज करना, वे ऑफ टॉकिंग उसका बदल जाता है, क्योंकि उसको अब पता लग जाता है कि यहाँ पर थोड़ा स्टैंडर्ड हाई है, तो उस हिसाब से मुझे करना पड़ेगा। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश ऐसे हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा माइग्रेंट जो है रूरल से ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से इनके पास आए, क्योंकि इनको यहाँ पर बेटर अपॉर्चुनिटीज मिली है काम के मामले में, पैसा कमाने के मामले में, स्टैंडर्ड के मामले में। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी पंजाब की फेमस है भैया, भाई वैसे पंजाब का चाहे हम कहें कि नशे में आजकल बहुत ज्यादा हो गया, लेकिन वैसे हम छोड़ दें तो सबसे खूबसूरत पंजाब और पंजाब की गलियां, बहुत अच्छा है। वहीं पर नेगेटिव क्या है, अब जैसे ही हम अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं तो ऑब्वियस ही बात है उसकी पॉपुलेशन क्या होगी, बढ़ेगी। एक भी बंदा आएगा तो पॉपुलेशन तो बढ़ेगी ना, तो सोचो यहाँ तो अरबों करोड़ों का खेल चल रहा है। तो रेगुलर माइग्रेशन जैसे जाता है तो वो क्या होता है, अब मान लीजिए उनको वहां अच्छा रहने की जगह नहीं मिल रही क्योंकि पैसा नहीं था, गरीब लोग सबसे ज्यादा माइग्रेट होते हैं, तो अगर वो चले गए तो वहां पर उनके साथ में प्रॉब्लम क्या आती है, रहने के लिए स्थान नहीं था तो झुग्गी झोपड़ियां बननी शुरू हो जाती है, और वो फिर अनहाइजीनिक हो जाता है, वहां पर बीमारियां पनपने लग जाती हैं, फिर महामारियां फैलती हैं, और लास्टली जैसे कि इनकी हालात हो रखे हैं, महाराष्ट्र के हालात देख लो, जो धारावी बस्तियां हैं वो हो गई, गुजरात के हालात खराब है, कर्नाटक के खराब है, तमिलनाडु, दिल्ली की तो बुरी हालत हो रखी है भाई, बहुत बुरी हाल है हमारे कैपिटल के। नेक्स्ट आते हैं डेमोग्राफिक यानी जननांकीय। जननांकीय का मतलब होता है एक गांव का बच्चा जो अनपढ़ था शहर में जाके पढ़ा लिखा हुआ, एक बच्चा जो क्या था, बहुत ही सिंपल था, वहां जाके वो थोड़ा स्टैंडर्ड वाइज हो गया, वही सेम है, बस वहां पैसे का था, यहाँ पर जननांकीय। रीडिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ पॉपुलेशन विद इन अ कंट्री, पहले तो अपने देश के अंदर हो गया, जो प्रोसेस अर्बनाइजेशन का वो डिपेंड करता है रूरल अर्बन पे, यहाँ पर सबसे ज्यादा गांव से लेकर शहर वाला जो धारा है स्ट्रीम है वो यहाँ ज्यादा काम करती है। नेगेटिव क्या है भाई, इम्बैलेंस हो जाता है, गांव में एज या स्किल वाले जो लोग होते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं दूसरी जगह पर जहां उनको वैल्यू मिले ना मिले ये जरूरी नहीं है शहरों में। एज और सेक्स का जो कंपोजिशन होता है इससे बहुत ज्यादा सफर करता है, खासकर जैसे उत्तराखंड में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र वगैरह में अब मेल कम हो जाते हैं और फीमेल ज्यादा हो जाती है, या फीमेल कम हो जाती है मेल ज्यादा हो जाते हैं। द सेम सिचुएशन हैपेंस होती है रेसिपेंट जिस स्टेट में जा रहे हैं, या तो वहां अचानक से मेल बढ़ गया और फीमेल बढ़ गए, तो भाई पॉपुलेशन तो इम्बैलेंस हो ही रही है ना, उनका संतुलन जो है वो क्या हो रहा है, बिगड़ रहा है। सोशल यानी कि सामाजिक, सामाजिक जो माइग्रेंट्स होते हैं ज्यादातर वो सोशल चेंजेस की वजह से जाते हैं, जैसे कि नया आइडिया, साइंस और टेक्नोलॉजी आ गई, परिवार की प्लानिंग करना, गर्ल्स एजुकेशन जैसे आजकल हो गया है, ये कुछ ऐसे रीजन हैं जो उनके सामाजिक कारण बनते जा रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के। पीपल जो डिफरेंट कल्चर्स के होते हैं विद देम व्हिच हेल्प टू ब्रेक द नैरो। अब आजकल क्या होता है, देखो आज फायदा अगर हम सच्ची बात बोले तो यदि हमारे देश में अलग अलग लोगों ने आकर यहाँ पर राज नहीं किया होता तो शायद हमारा भारत आज भी बहुत पिछड़ा रहता। कारण क्या था, जैसे जैसे नए नए लोग आए, जैसे अंग्रेजों की बात करें तो इनके आने के बाद हमारा एक जो कहते हैं सुपरस्टिशंस जो थे, जो हमारे अंधविश्वास थे वो काफी खत्म हुए। साइंस से इन लोगों ने हम लोगों को मिला, हमारे लोग भी पूर्वज में साइंस में काम कर चुके थे, लेकिन अगर आप किसी का भी उठा के पढ़ोगे उन सबको पागल करार दिया, समाज ने उनको बोला कि ये तो धर्म के खिलाफ बातें करे। हमेशा धर्म के नाम पर हमारे देश में किसी भी नई थॉट को, नए आइडिया को आने दिया नहीं जाता है।
लेकिन वेस्टर्न कल्चर जो होता है, वेस्टर्न चीजें जो होती है, बाहर की जो चीजें हैं, अच्छी चीजों की बात करें, भाई बुरा तो हर जगह है, देखो सब जगह पर होता है, लेकिन अगर जो अच्छी चीज है उनको अगर हम बात करें, पढ़ते हैं, तो हमारा माइंड खुलता है, हमें पता लगता है कि जैसे गर्ल्स एजुकेशन की बात है, फॉरेन कंट्रीज में पहले इसके लिए हुआ मूवमेंट, तो उन्होंने एजुकेशन दिया, तो गर्ल्स में घर में भी इंप्रूवमेंट आया कि घर में माँ अगर पढ़ी लिखी है तो बच्चे को खींच के पढ़ा सकते हैं, 2 चाटे लगा सकते हैं, वे पढ़ने की इंपॉर्टेंस बता सकते हैं। वहीं पर अनएजुकेटेड जो लेडीज होती है उनको बच्चे कुछ भी बोल के चले जाते हैं, ये तो है नहीं, आज तो गुरुजी छुट्टी पे चले गए, ये हो गया नहीं। तो यही चीजें हैं कि वो लोग ध्यान रखते हैं। इसके अलावा पीपल ब्रिंग कल्चर्स, क्योंकि कल्चर उनको लाता है, उनकी संकीर्ण जो सोच होती है उसको तोड़ता है। आप एक समाज से जब दूसरे समाज में से मिलते हो तो आपकी बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। खान पान की, आज जैसे हम खान पान की बात करें, भाई राजस्थान में सांगरी की सब्जी ये सब था, लेकिन आज हमारे घर में इडली डोसा भी बन रहा है, सब कुछ हो रहा है, पंजाब का खाना भी हम खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे आज क्या हुआ है, सोशल एक्सचेंज, और हमें पता लगा वो भी खाना अच्छा है, सेहत के लिए वो भी बढ़िया है, खाने के लिए तो कोई कमी नहीं है। नेगेटिव क्या है, प्रॉब्लम होता है क्रिएट सोशल वैक्यूम, खोखलापन ज्यादा आता है, और ज्यादातर लोगों की जो संकीर्ण सोचें होती है उनकी वजह से क्या हो जाता है, सोच की वजह से इजेक्शन हो जाता है कि यार इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे हम, ये चीज हमारे धर्म, इन चीजों को नहीं लाना चाहिए। दिस फील्डिंग अल्टीमेटली रिजल्ट्स टू एंटी सोशल, और जिसकी वजह से चोरी, अब जैसे क्या होता है, बाहर के कुछ स्टूडेंट, जैसे कई जगह पर इंजीनियरिंग करने वाले, या अभी जैसे लेटेस्ट केस आए थे कोविड के दौरान, जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे थे या डॉक्टरी करने वाले बच्चे, जो अपने गाँव को, शहरों को छोड़कर दूसरी जगह पर थे और फंस गए थे, नहीं जा पाए, जो पैसा घर से आया था वो खत्म हो गया, अब पैसा ना आ पा रहा है ना जा पा रहा है, ना वो कोई काम कर पा रहे हैं, तो क्या हुआ, चोरी चकारी, जैसे आपने वो सुना था चेन स्नैचिंग वाला, ये बहुत केस आए थे कि चलते चलते औरतों की गलों में से चेन खींची जा रही है, लूटा जा रहा है, मोबाइल फोन उठा, फोन पे बेचारा कोई चुपचाप बात करता जा रहा था, उससे फोन छीन लिया। तो ऐसे क्रिमिनल एक्टिविटीज क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है एनवायरमेंटल, इसमें ज्यादा पॉजिटिव नहीं है भाई, इसमें नेगेटिव ज्यादा है, क्योंकि एनवायरमेंटल डैमेज सबसे पहले होता है जैसे ही कहीं पर भी छोटा सा भी रेशो क्या हो जाता है, बदल जाता है। लार्ज स्केल जो रूरल और अर्बन माइग्रेशन होता है वो भीड़ भड़ाके वाले शहर कर देता है, वहां पर इतना ज्यादा प्रेशर पड़ता है, इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाता है, अनप्लान्ड होता है, और हैफाज यानी शहरों के अंदर ज्यादा जीवन बहुत ज्यादा दुष्कर बनने लग जाता है, और उसकी वजह से सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है हमारे पर्यावरण पर। ओवर क्राउडिंग की वजह से ओवर एक्सप्लॉयटेशन होता है, यानी हम चीजों को ज्यादा इस्तेमाल करना लग जाते हैं, सीरियस प्रॉब्लम जैसे पानी की कमी आना, एयर पोल्यूशन बढ़ना, वाटर पोल्यूशन बढ़ जाना, प्रॉब्लम होना सीवेज का, मैनेजमेंट का, सब चीजों का, इन सब चीजों का क्या रहता है, प्रॉब्लम रहना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट अदर कॉन्सिक्वेंसेज में, जब मेल माइग्रेंट अपने काम के लिए अपनी पत्नी को गांव में छोड़कर जाते हैं तो इससे एक्स्ट्रा फिजिकल और मेंटल प्रेशर औरतों पर आ जाता है। कारण है, घर की पहले तो जिम्मेदारी थी, अब बाहर की भी आ गई, पतिदेव चले गए, अब घर का सारा काम करो, बाहर का भी काम करो, अब उसके अलावा बच्चों को भी संभालो, घर में ये राशन लाना है, कुछ चीजें जो मेल के होते हैं वो पार्ट भी उनको क्या करने पड़ते हैं, रोल प्ले करने पड़ते हैं। जो औरतों में होता है एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो उनको ज्यादा फ्रीडम देता है, जिससे कि क्या होता है, कई बार वल्नरेबिलिटी, जैसे आजकल हम लोग देखते हैं कुछ चीजें अच्छी नहीं हो रही है, ये हम भी जानते हैं, हमारे इंडियन सोसाइटी का जो पार्ट नहीं था उसको ऐड, वैसे वो किसी भी सोसाइटी का पार्ट नहीं है, कुछ चीजें अच्छी ढकी हुई ही लगती हैं, ये हमें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी आज उसको एक मॉडर्निटी का चोगा पहना के उसको किया जा रहा है, दैट्स अ टोटली रॉन्ग थिंग। आप जो हो वैसे दिखो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वल्गैरिटी करना शुरू कर दो। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये जैसे कि आजकल सेक्सुअलिटी वाली चीजें होने लग गई हैं, बहुत ज्यादा चीजें बढ़ने लग गई, तो इन सबको भी हमें ध्यान रखना होता है कि ऐसे रीजंस भी क्या हो जाते हैं, औरतों में ओवर एजुकेशन या ओवर फ्रीडम क्या हो जाती है, कई बार खराब कर देती है। तो स्टूडेंट्स, आज हमने हमारा माइग्रेशन का चैप्टर यहाँ पर फिनिश किया। आई होप कि आज आपको माइग्रेशन का चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आपको इसके डाउट्स क्लियर हो गए। अगर इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ अ डाउट तो प्लीज नीचे हमारा नंबर दे रखा है, उस पर व्हाट्सएप कर दीजिएगा अपने डाउट को, हम आपको एक्सप्लेन कर देंगे। और उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ये सेशन आपको अच्छा लगेगा, आज की क्लासरूम आपको पसंद आएगी, क्योंकि बहुत अच्छे से हमने हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश की है। होप सो कि इससे आपको नॉलेज मिले और आप हमें मोटिवेट करें। और प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और लाइक करना ना भूलें, और प्लस में साथ ही इस छोटा सा प्यारा सा कमेंट करिएगा और इसको शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, खूब सारी पढ़ाई करते रहिए, लेकिन मस्ती के साथ करते रहिए, हेडेक नहीं लेने का। तो जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि।